स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रिमेनिंग एमसीक्यूज़। अब ये जो एमसीक्यूज़ हैं इसका ये पार्ट 2 है, और पार्ट 2 में हम आपको पता है कि जो पिछला पार्ट 1 था उसमें हमने एक यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट डिस्कस किया उसका पहला पार्ट में। और ये हमारे पास जो टोटल क्वेश्चन थे ये 60 क्वेश्चन हैं, और 60 क्वेश्चन एमसीक्यूज़ बेस्ड। ये एंट्री टेस्ट, डिफरेंट एंट्री टेस्ट में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के जो एंट्री टेस्ट होते हैं उनमें ये रिपीट होते हैं। तो हमने इनको जो है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया है। तो आज हम पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। अब ये जो मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये एंट्री टेस्ट में बार बार रिपीट होते हैं। तो आप चैनल के नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। और अभी हम स्टार्ट करते हैं। 43 हमारा जो था इसमें हमारे पास क्या है, अ सोर्स वाई ऑफ अननोन फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूसेस 4 बीट्स विद सोर्स ऑफ 240 हर्ट्ज़। कह रहा है कि हमारे पास एक सोर्स है, उसकी फ्रिक्वेंसी हमें नहीं पता, लेकिन वो प्रोड्यूस करती है 4 बीट्स, और उसके साथ सेकंड सोर्स कौन सा है जिसके साथ वो बीट्स बना रही है, उसकी फ्रिक्वेंसी 240 हर्ट्ज़ है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे देखें कि 4 बीट्स थी प्रोड्यूस हो रही हैं, और सेकंड सोर्स कितना था, 240 था। अब देखें, एंड 8 बीट्स विद साउंड ऑफ 252 हर्ट्ज़। अब 8 बीट्स पैदा की उस वाई सोर्स ने, किसके साथ, जिसकी फ्रिक्वेंसी 252 थी। तो फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाई सोर्स वाई, तो हमने ये जो वाई सोर्स है इसकी फ्रिक्वेंसी को हमने फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में गौर से देखें तो हमें पता चलता है कि जब फर्स्ट टाइम बीट्स प्रोड्यूस हुई हैं तो उस वक़्त 4 थी और 240 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी थी। लेकिन सेकंड टाइम जब बीट्स प्रोड्यूस हुई तो 4 की बजाय 8 प्रोड्यूस हुई, और फ्रिक्वेंसी कितनी थी, 252। तो अब इसमें देखें कि एक चीज़ याद रखें, जब बीट्स इंक्रीज़ हो रही हैं तो फ्रिक्वेंसी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। अब ये एक जो है वो रिलेशन है। अब यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास 252 थी हर्ट्ज़ थी, तो यहाँ से अगर -8 कर दें तो कितना बनता है, 244। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए होगा। तो 44 है, एन ऑर्गन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड हैज़ लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर। वेवलेंथ ऑफ द फंडामेंटल नोट इज़, तो हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है। अब हम ऑर्गन पाइप जो है वो क्लोज्ड है एक एंड से, तो अब यहाँ पे उसकी जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है। तो 25 सेंटीमीटर, तो रिलेशन हमारे पास है लैम्डा इज़ इक्वल टू एन एल। अच्छा, तो एन जो है वो क्या है इसमें, हमारे पास यहाँ पे 4 आएगा, यानी कि लैम्डा इज़ इक्वल टू 4L। ये हमारे पास क्या है, ऑर्गन पाइप क्लोज्ड हो तो ये रिलेशन होता है। 4L कितना, 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास 25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है, 100। तो कौन से वाला ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन बी। 45 है, इन न्यूटन रिंग ऑपरेटर्स एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द लेंस। अब हमारे पास आपको पता है जब हमने जो न्यूटन रिंग प्रोड्यूस होती है तो उसमें जो ऑपरेटर्स होता है उसमें क्या होता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द लेंस, जो लेंस होता है सबसे नीचे लगा होता है, ठीक है, उससे भी नीचे क्या लगा होता है, ग्लास प्लेट लगी होती है। तो ग्लास प्लेट के ऊपर क्या है, कॉन्टैक्ट ऑफ द लेंस होता है। द एडिशनल पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस्ड, तो पाथ डिफरेंस जो है वो कितना बनता है इसमें, λ/4, λ/2 या λ/3। तो करेक्ट ऑप्शन λ/2 हाफ हो जाती है। तो डिस्ट्रक्टिव उसमें फिनोमेना होता है, यानी कि डार्क जो है वो में मिलता है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास द पाथ डिफरेंस BD फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज़। हमने पढ़ा था जब हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है तो उसमें पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होता है, ए है m+1/2 लैम्डा, बी है d sin थीटा, सी है m लैम्डा, डी है 3 लैम्डा। तो ये हमारे पास क्या होता है, ऑप्शन ए है
एम इज़ इक्वल टू हाफ लैम्डा। ये 47 है इन द केस ऑफ ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर। ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर होता है, उसमें रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग इज़ डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड करते हैं? हमने एक पढ़ा था रिजॉल्विंग पावर का एक रिलेशन था आर इज़ इक्वल टू एन क्रॉस एम, एक तो ये भी था। लेकिन जो स्पेशली ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर का हमने पढ़ा था वो क्या था? लैम्डा ओवर चेंज इन लैम्डा, ये हमारे पास एक रेशो थी। तो यहाँ पे कौन से वाला ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन ऑप्टिकल फाइबर्स। तो ये वाली जो लाइट्स हैं इनमें से बताएं कौन सी लाइट है जो बहुत फास्ट ट्रैवल करती है ऑप्टिकल फाइबर में। पहला है ए विजिबल लाइट, बी है ऑर्डिनरी लाइट, सी है अल्ट्रावायलेट लाइट, डी है इनविजिबल इंफ्रारेड लाइट। हमने वैसे जनरली यही पढ़ा है कि लाइट है, लाइट का ही पढ़ा है ना, तो हमने उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल की है फाइबर ऑप्टिकल के लिए कि और लाइट ट्रैवल करती है, तो उसके लिए फिर हम एक ही वर्ड इस्तेमाल करेंगे, वो क्या है? ऑर्डिनरी लाइट। 49 है द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज़। ये हमारे पास आपको ज़ुबानी याद रखनी पड़ेगी। ये है हमारे पास ऑप्शन ए ही है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये आपने ज़ुबानी याद रखनी है। तो कौन से वाला ठीक है? ऑप्शन ए। 50 हमारे पास द टर्बाइन इन अ सिस्टम इन अ स्टीम पावर प्लांट टेक स्टीम फ्रॉम अ बॉयलर एट 427 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एग्जॉस्ट इनटू अ लो टेम्परेचर रिजर्वायर्स एट 77 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पास दो टेम्परेचर आ गए, लो टेम्परेचर भी आ गया उसका, वो कितना है? 77। व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी। हमने एफिशिएंसी को जो है वो देखना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, तो हमने क्या किया? इसको T1 कह लिया, इसको T2 कह लिया, ठीक हो गया। और इसको हमने अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं? आपको पता है 1 डिग्री, यानी कि इसको डिग्री सेंटीग्रेड है तो केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस में करेंगे 273, यानी कि 427 प्लस 273 करेंगे, ठीक हो गया, तो वो केल्विन में आ जाएगी। इस तरह 77 प्लस 273 करेंगे, ठीक हो गया, तो T2 आ जाएगा। तो T1 और T2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें सारे में, तो आपके पास आ जाएगा 0.5। अब 0.5 क्या होता है? 0.5 एक्चुअली उसको अगर 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 50 आएगा, यानी कि 50% हो गए। तो कौन से वाला ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन ए। आगे 51 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो आप इसमें से बताएं कि कौन सा जो है पोस्टुलेट है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से मुंसलिक है। अब देखें यहाँ पे ए है मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। कहता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फोर्स नहीं लगाते एक दूसरे के ऊपर। हाँ, एक सूरत है एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन, हाँ जब वो आपस में टकराते हैं तो उस वक्त फ़ोर्स लगती है, ये है, लेकिन वैसे इटसेल्फ उन फोर्स नहीं लगाते। अच्छा, द साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल इज़ मच लार्जर दैन सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। नहीं, जो साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल्स होता है वो हम मच लार्जर नहीं कहेंगे, मच आप कह लें कि लेसर, मच स्मॉल कह लें। द सेपरेशन बिटवीन दीज, ये रॉन्ग है। सी है अ फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस कंसिस्ट ऑफ अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। स्मॉल नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आता है, ये भी गलत है। द गैस मॉलिक्यूल्स आर नॉट इन रैंडम मोशन, नहीं रैंडम मोशन में होते हैं। तो यहाँ पे कौन से वाला ऑप्शन ठीक होगा? पहले वाला ही ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद है हमारे पास 52 विच वन इज़ नॉट एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन से होते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं जिनको दोबारा से जो है वो उसी शक्ल में बहाल नहीं किया जा सकता, उसी फिनोमेना को कंटिन्यूटी नहीं उसकी की जा सकती, ठीक है, यानी कि उस प्रोसेस को दोबारा से ही हम रन नहीं कर सकते, वो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। जिस प्रोसेस को हम दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते वो रिवर्सिबल प्रोसेस है।
अच्छा जी, ऑप्शन है कि यानी कि नॉट एनी रिवर्सिबल प्रोसेस, कि वो रिवर्सिबल प्रोसेस आपने बताना है, ठीक है। नॉट एनी रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस बताना है। अच्छा जी, आ स्लो कंप्रेशन ऑफ गैस इनटू अ सिलेंडर, ठीक है जी। इस सिलेंडर में हम क्या करते हैं, स्लो कंप्रेशन ऑफ गैस इनटू सिलेंडर होती है। तो ये कौन सा प्रोसेस है, तो ये देखें, स्लो कंप्रेशन ऑफ गैस, गैस को स्लोली कंप्रेस करना सिलेंडर में, तो ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है। देखें ये रिवर्सिबल है, क्यों? क्योंकि अगर हम जो प्रेशर है उसको डिक्रीज़ कर दें, तो डिक्रीज़ करेंगे तो कंप्रेशन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक्सपेंशन में। तो इसका मतलब है कब कंप्रेस और एक्सपेंड किया जा सकता है बाय प्रेशर। तो ये, हाँ, ये रिवर्सिबल है। आगे बी है चेंज ड्यू टू फ्रिक्शन, चेंजेस ड्यू टू फ्रिक्शन, जो चेंजेस होती हैं फ्रिक्शन की वजह से, नहीं नहीं, जो फ्रिक्शन की वजह से चेंजेस हो गई वो इरिवर्सिबल में हो गई, तो ये भी गलत है। सी एक्सप्लोजन, जब भी आपको पता है एक्सप्लोजन होती है, जैसे आप कह लें पटाखा ऐसे आवाज़ आती है, तो अब उस प्रोसेस को हम दोबारा से उसी चीज़ों को लेके नहीं कर सकते, तो ये भी गलत है। डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी डिसिपेट होगी दोबारा से फिर प्रोड्यूस करके दोबारा अमल में नहीं लाई जा सकती, ये भी रिवर्सिबल है। तो कौन से वाला ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन ए। 53 है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज़, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसके इक्वल होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब फोर्स पर यूनिट चार्ज मींस के चार्ज के ऊपर जो जितनी फोर्स लग रही है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। अब ये तो पता चल गया वेक्टर क्वांटिटी है, अब उसकी डायरेक्शन बतानी है। डायरेक्शन डेफिनेटली उसी तरफ होगी जिस तरफ फोर्स लग रही है, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप कह लें। तो अब यहाँ पे ऑप्शन है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नहीं, परपेंडिकुलर नहीं, अलोंग द होगा। सी है एट अ सर्टन एंगल, बी है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डी है लॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो कौन से वाला ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन डी। 54 है द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू सेपरेटेड प्लेट्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय द रिलेशन। ये आपने आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में आपको कुछ आइडिया होगा, तो वही है। इसमें हमारे पास सिर्फ माइनस का साइन नहीं लगा हुआ, तो आप ज़रा गौर करें, तो वो हमारे पास क्या था, इन ए बी सी डी में अगर गौर से देखें तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन ए में कि डेल्टा वी इज़ इक्वल टू ई डी। उसके बाद है एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट देखें क्या होता है। आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल होता है ई ए के, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज, एरिया ए है। अब देखिए फोर्स का यूनिट न्यूटन हो गया, चार्ज का यूनिट कूलम हो गया, ए का हो गया मीटर स्क्वायर। तो इसको मिला के लिखें तो क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम कौन से वाला आएगा, ऑप्शन सी आएगा। उसके बाद हमारे पास द इक्विवेलेंट करंट विच पासिस फ्रॉम अ पॉइंट एट अ हायर पोटेंशियल टू अ पॉइंट एट अ लोअर पोटेंशियल। हमारे पास जो इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट करंट है वो पास कर रही है पॉइंट हायर पोटेंशियल से टू अ लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल मींस के उसकी जो पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव टर्मिनल है, उसको हायर पोटेंशियल बोलते हैं। लोअर पोटेंशियल जो नेगेटिव टर्मिनल है, तो एज इफ़ इट रिप्रेजेंटेड अ मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, उसको हम कहते हैं कि ये जो मूवमेंट हो रही है करंट की वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से हो रही है। तो डेफिनेटली जो पॉजिटिव चार्ज है वो मूव करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो अब ये करंट को एक्चुअली डिफ़ाइन किया जा रहा है, तो करंट को जब एक्चुअली इस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कन्वेंशनल करंट में। क्लियर हो गया। तो कन्वेंशनल करंट इस तरह से डिफ़ाइन होती है, लेकिन जो हम बात करते हैं वैसे ही करंट की जो एक्चुअल डेफिनेशन उसमें क्या है, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको अगर लिखें तो लोअर पोटेंशियल से वो क्या होता है, हायर पोटेंशियल की तरफ जाता है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो अब तो ये जो स्टेटमेंट थी ये स्पेशल किसके लिए थी, कन्वेंशनल करंट के लिए। तो कौन से वाला ऑप्शन डी का ऑप्शन डी होगा। इफ़ वी इज़ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस और रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अब क्या होगा, देन लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम इज़, अब जितना भी वो जो पोटेंशियल है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, वो जितनी डिसिपेट हुई है एनर्जी वो किसके इक्वल है,
तो हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो उसको हम शो करते हैं पी के साथ, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी को। तो वो हमारे पास ए ऑप्शन है आई स्केयर आर, बी है वी स्केयर ओवर आर, सी है वी आई, डी है ऑल ऑफ द अबव। तो P इज़ इक्वल टू वी आई के इक्वल है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। उसके बाद है हमारे पास 58, द सब्सटेंसेस लाइक जर्मेनियम एंड सिलिकॉन हैव, क्या सिलिकॉन क्या रखते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, बोथ ए एंड बी, यानी कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। क्या ये दोनों जो जर्मेनियम सिलिकॉन है इनका नेगेटिव भी टेम्परेचर होता है, कोफिशिएंट होता है, और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट भी होता है, डी है नन ऑफ द अबव। तो उससे याद रखें जर्मेनियम और सिलिकॉन जो हैं इनका क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। कौन से वाला ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन ए। 59 है द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर कैन बी डिक्रीज्ड। अब हमने बुक में ये ज़्यादातर पढ़ा है कि गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कैसे किया जाता है, लेकिन क्वेश्चन इसके उलट आ गया कि सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर कैन बी डिक्रीज़, उसकी जो सेंसिटिविटी होती है गैल्वेनोमीटर को, इसको डिक्रीज़ कैसे किया जाता है। ए है हमारे पास इंक्रीजिंग सी ओवर ये बी ए एन रेशो, अगर हमारे पास ये जो रेशो है इसकी वैल्यूज़ को हम इंक्रीज़ कर दें तो तब हमारे पास सेंसिटिविटी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ होगी। तो ये नहीं है। बी देखें, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉयल, अगर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉयल हम बढ़ा दे देंगे तो उससे क्या होगा कि जो हमारे पास नीडल होगी, सुई होगी, वो क्या हो जाएगी, वो उसकी लुक उसकी वो थिक हो जाएगी। वो जब थिक होगी तो हम कहेंगे कि जो सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर है वो डिक्रीज़ हो सकती है। ये ऑप्शन किसी हद तक ठीक है। तो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, अगर इंक्रीज़ कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड को तब भी सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर की बढ़ जाएगी। डिक्रीजिंग लेंथ ऑफ कपल सी, ये भी नहीं है। तो कौन से वाला ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन बी। तो अगर लेकिन क्वेश्चन देखिए, ये चीज़ याद रखें, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल से सेंसिटिविटी इंक्रीज़ होती है, लेकिन डिक्रीज़ कब होगी कि अगर हम उसकी जो बियॉन्ड लिमिट है, हम जो लिमिट है वो इंक्रीज़ कर देंगे कि जितनी होनी चाहिए थी नंबर ऑफ टर्न, उससे भी हम कहीं कहीं गुना बढ़ा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, थिकनेस बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर डिक्रीज़ हो जाएगी। अच्छा, लास्ट है आज का क्वेश्चन, वो देखें, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके ऊपर कितनी फोर्स लगती है। तो ऑप्शन ए है एन आई ए कॉज एल्फ़ा, बी है म्यू एन एल, सी है एफ इज़ इक्वल टू आई एल बी साइन एल्फ़ा, डी है हमारे पास एफ इज़ इक्वल टू आई एल ए कॉज एल्फ़ा। तो इसमें अगर देखे जाएँ तो हमने इसको फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे याद किया हुआ है, बिल साइन एल्फ़ा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये आई एल बी है, बी आई एल बी लिख सकते हैं आप, इसकी तरतीब को थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि याद करने के लिए बिल कह सकते हैं आप, बी आई एल साइन एल्फ़ा। तो इसमें हमारे पास कौन से वाला ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन सी। इसके साथ ही हमारा आज का जो पार्ट 2 है वो कंप्लीट हुआ। तो मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह की जो सीरीज़ है वो हम लगातार बनाते चले आ रहे हैं, ताकि आपको एंट्री टेस्ट हों या कहीं भी आपकी जॉब के सिलसिले में टेस्ट हों, उसकी तैयारी के लिए ये सबसे मुफीद चैनल है। तो इसके लिए आप हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करें, और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। ये वीडियोस आप अपने ग्रुप में स्टूडेंट के साथ, टीचर के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि इसमें मज़ीद MCQs जो आपको कंसेप्ट के साथ बताए जा रहे हैं वो आपके लिए एक बहुत ही मुफीद होंगे कंसेप्चुअल स्टडी के हवाले से। तो आज की जो किस्त है इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।